स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी शब्द रचना। शब्द रचना के विभिन्न आधार जो हमने किए थे पिछली वीडियो में, उसी में से आज मैं बात करूंगी इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर किस तरह से शब्दों को वर्गीकृत कर रखा है। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा सब बर्बाद नहीं करेंगे समय। शब्दों का शब्द का वर्गीकरण। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण। अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के आधार पर। इतिहास या इसको हम स्रोत भी बोलते हैं, स्रोत के आधार पर। ठीक, इतिहास या स्रोत के आधार पर हमने कितने देखे थे? 5 प्रकार के देखे थे। अब बात करेंगे हम, इसमें जो पहला आता है वो आता है तत्सम। ठीक, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् यानी उसके समान। इसका अर्थ क्या है? पहले इसका अर्थ समझिए। तत् धन सम यानी उसके समान। किसके समान? अब किसके समान, ये प्रश्न खड़ा होता है कि किसके समान। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान। हिंदी भाषा को आपने देखा होगा, हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से होता है? संस्कृत भाषा से होता है। संस्कृत भाषा से विगलित होके परिवर्तित होके वो लास्ट में कहाँ? हिंदी भाषा में परिवर्तित हो जाती है, यानी खड़ी बोली जो हमारी मानक भाषा। ठीक, अब मानक रूप में परिवर्तित हो जाती। तो इसी में से कुछ ऐसे हिंदी में शब्द लिए गए हैं जो संस्कृत से सीधे ज्यों के त्यों ले गए हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वो हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। संस्कृत के समान यानी संस्कृत भाषा में जो शब्द हैं उसके समान, बिल्कुल ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से लिए गए हैं हिंदी भाषा में। अब इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे? हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है, अब क्या है? हिंदी भाषा में कुछ शब्द जो है संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं और आज भी उसी तरह से उसी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। और आज भी हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक, अब ये तो हो गए हमारे तत्सम शब्द के बारे में। तत् माने होता है समान, उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। ठीक, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों बिल्कुल वैसे ही लिए गए, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और आज भी हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। वो हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द। आप देखिए, तत्सम शब्द ये तो हमने बोल दिया कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम जू का तू प्रयोग करते हैं वो हमारे तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान। ठीक, अब इसकी बात आती है कि पहचान कैसे करेंगे। तत्सम शब्द आए, इनकी पहचान कैसे होगी? सबसे पहले पॉइंट है, संयुक्ताक्षर से बना शब्द तत्सम होता है। संयुक्ताक्षर से बना शब्द तत्सम होता है। संयुक्त अक्षरों से बना हुआ जो शब्द होगा दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? तत्सम होता है। और अनुनासिक का रूप अनुस्वार। अनुनासिक का तत्सम रूप क्या होता है हमारा? अनुनासिक का तत्सम रूप। अब हमने अनुनासिक और अनुस्वार पढ़ते हैं ना, तो अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार।
ये चीज आपने ये चिन्ह देखा होगा, ये लाइन इसके ऊपर ये, ठीक हो गया, अनुस्वार होता है। ठीक, ये पॉइंट ध्यान देने हैं कि पहचान इसकी कैसे करेंगे। जब आपके पास तत्सम शब्द आता है, तत्सम शब्द की पहचान करो, तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। वैसे तो पता है संस्कृत भाषा का हर किसी को थोड़ा बहुत जानकारी तो होती है, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन उसमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर हमको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए पहचान के लिए है संयुक्ताक्षर से बना शब्द ही होगा तत्सम, और अनुनासिक का तत्सम रूप क्या होता है हमारा, अनुस्वार होता है। और थर्ड है इसमें री से बना शब्द तत्सम होगा। री हम स्वर में पढ़ा था, हमने री पढ़ा था, तो री से जो है, री स्वर से बना जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, तत्सम होगा। और ये लिखने की जरूरत नहीं है कि तत्सम शब्दों को थोड़ा बोलने और पढ़ने लिखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ये सभी को तो इतना तो समझ में आ गया होगा। आप क्ष का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। क्ष पढ़ते हैं हम, क्ष का प्रयोग सदैव, इसका प्रयोग कहाँ होता है, सदैव तत्सम में होता है। ठीक है, तत्सम में होता है। ठीक, ये हो गया हमारा इसकी पहचान। इसमें एक दो पॉइंट और हैं जिनको मैं इस पे लिखूंगी अपने, अभी जितने समझ में आ गया होगा ये चीजें आपको, कि संयुक्ताक्षर से बना शब्द तत्सम होता है, अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार होता है, री से बना शब्द हमारा तत्सम होगा, और छ का प्रयोग, क्ष का प्रयोग जहां पर भी होगा सदैव तत्सम में ही होगा। चलिए इसी में एक दो पॉइंट और कराती हूं मैं आप लोगों को, जिसमें से हम देखते हैं ठीक, ये हमने पढ़ा। अब इसी में क्या पढ़ेंगे, तत्सम के व वर्ण का तद्भव, तत्सम के व वर्ण का तद्भव व हो जाता है। जैसे ये देखिए, वक बोलते हैं ना हम, वक बोला, वक हमारा संस्कृत भाषा का है, इसी का क्या हो जाता है, बगुला हो जाता है। ठीक, ये वक क्या है, संस्कृत का है, ठीक, संस्कृत, और यहाँ हिंदी में क्या हो जाता है, बगुला हो जाता है। तो वो का हमारा क्या हो जाता है, परिवर्तित होके वो हमारा संस्कृत रूप है, और वो हमारा क्या हो जाता है, हिंदी में परिवर्तित हो जाता है, वक का बगुला। ठीक हो गया। अब तत्सम के सौ का, तत्सम के तालव्य सौ, तालव्य सौ का तद्भव रूप, तद्भव रूप क्या हो जाता है, दंत्य सौ हो जाता। अब कैसे, ये बोलेंगे आप, ये है श्वेत, श्वेत बोला, श्वेत में हमारा क्या आया, ये संस्कृत भाषा में हम श्वेत बोलते हैं। ठीक, ये हमारा तालव्य सौ आया। अगर इसको तद्भव में करेंगे, इसका हिंदी अर्थ प्रदान होगा, तो वो क्या होगा, श्वेत यानी सफेद, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका हिंदी रूप हो जाएगा। सॉरी। ठीक, ये थे मेरे कुछ पॉइंट इसमें, किसमें तत्सम के जो पहचान करेंगे आप तत्सम शब्दों की, वो उसकी। अनुनासिक से बना शब्द क्या होता है, तत्सम नहीं होता है, ये मैंने पिछले में बता दिया आपको। ताड़न जात से बना शब्द भी तत्सम नहीं होता, ताड़न जात वर्णों से बना शब्द तत्सम नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ताड़न जात क्या था, ताड़न जात हमने पढ़ा था, अढ़, अढ़ पढ़ा था और अढ़ पढ़ा था। ठीक, ये हमारे ताड़न जात कहलाते हैं। या इन्हीं को हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात
व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ताड़नजात वर्णों से बना शब्द भी क्या होता है, तत्सम नहीं होता है। ये हमारे तत्सम शब्दों की क्या है, पहचान कराने के लिए कुछ पॉइंट मैंने नोट कराए आपको। ठीक, अब इसमें हम तत्सम पे आ जाते हैं। तत्सम में कुछ शब्दों को लिखते हैं जो तत्सम तत्सम शब्द हैं। तत्सम में अब हम आ जाते हैं, जैसे अनर्थ। अनर्थ जो तत्सम शब्द है, इसको हम इसी रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी रूप में प्रयोग करते हैं। अब जैसे अक्षी बोलते हैं हम, अक्षी। अक्षी माने क्या होता है, आंख, ये सभी को पता है ना। अक्षी माने क्या होता है, आंख होता है। अब इसी में हम एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं, ओष्ठ। कहीं कहीं पर हम क्या पढ़ते हैं, ओष्ठ पढ़ते हैं। ठीक, ओष्ठ माने क्या हो जाता है, होंठ। ठीक, अब इसी में आगे क्या पढ़ेंगे हम, जैसे गणित में पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं कोण। कोण हिंदी में अगर वो होता है संस्कृत, हम कोण पढ़ते हैं लेकिन वो संस्कृत का होता है। जब इसी को हम परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाता है, कोना। कोण यानी कोना। ठीक, ओठ माने होठ, अक्षी माने आंख। ठीक, ये क्या हो जाते हैं हमारे अनर्थ माने क्या होता है, अनर्थ। अनर्थ ये हिंदी है इसके। ठीक है, ये रूप क्या है, हिंदी का है, यानी तद्भव रूप है। ये हमारे क्या है, तत्सम रूप है। इस तरह से कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ये आपको अलग से बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इतने में यहाँ पे नहीं कराऊंगी। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, कि उदाहरण दिए कि इस तरह से जो शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल ज्यों के त्यों वैसे ही लिए गए हैं, हम उनको उसी तरह से प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, उनमें कोई भी परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द, जो संस्कृत का ही एक रूप है। ठीक हो गया। अब इसी में चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के आधार पर जब हम पढ़ रहे हैं शब्द, तो इसमें दूसरा नंबर आ जाता है हमारा तद्भव। तद्भव, तद्भव माने क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे। ये किससे बना है, तत् प्लस भव। तत् प्लस भव जो दो शब्द हैं, दो अलग अलग शब्द हैं, उनसे मिलकर बना है हमारा तद्भव। तत् माने होता है उससे, भव माने होता है, सभी को पता है, होना। क्या होता है, होना, यानी उससे प्लस उससे होना। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि किससे होना, तद्भव यानी हो गया उससे होना, लेकिन किससे होना, तो संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। संस्कृत शब्दों से विकृत, इसी को हम कहेंगे सरल शब्दों में परिवर्तित। ठीक, परिवर्तित हुए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया तद्भव का अर्थ क्या होता है। पहले, सबसे पहले कुछ भी चीज हम कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, उसको समझना जरूरी है, रटना नहीं है उसको। अब इसमें क्या है, तद्भव है। तद्भव माने क्या होता है, इसकी अगर संधि, इसका विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस भव हो जाता है, तो उससे हमारी संधि हुई तद्भव। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, तत् माने होता है उससे, भव माने होता है होना। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, संस्कृत शब्दों से विकृत या परिवर्तित हुए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ये तो हमारा हो गया इसकी परिभाषा। अब क्या हुआ, इसको विस्तार से अगर हम समझें तो क्या होता है, संस्कृत के जो शब्द, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश, देखिए संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण
आज परिवर्तित रूप में हमें मिलते हैं तद्भव कहलाते हैं। देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम बोल रहे हैं कि पहले तो हमको पता चल गया संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर जो शब्द है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब संस्कृत के जो शब्द ये बीच में जो दे रखा है ये इन भाषाओं से होकर निकली है। संस्कृत का फिर रूप क्या आता है, पाली आता है, पाली के बाद प्राकृत आता है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश में ही अवहट्ट भी सम्मिलित हो जाती है, अवहट्ट के बाद हमारी सोर्स यानी हिंदी आ जाती है। ठीक हो गया। तो यही दे रखा है संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में हमें मिलते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये इसकी क्या होगी, हमारी परिभाषा होगी। अब इसमें जैसे हम उदाहरण देंगे उसमें क्या होगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल था तो इसका क्या हो गया, उजाला। ये उजाला शब्द क्या है हमारा, तद्भव। अब इसको देखिए, उजाला शब्द आया, सबसे पहले हमारा आया उज्ज्वल जो संस्कृत भाषा का है, फिर इसका रूप परिवर्तित हमको हुआ उज्जल, प्राकृत में हमको मिला ये उज्जल रूप में अपभ्रंश में, फिर हमारे सामने आया उजाला। आज हम इसको इसी उज्जवल शब्द को उजाला शब्द से पहचानते हैं। अब दूसरा इसी में आया हमारा कर्पूर, कर्पूर माने फिर उसके बाद कपूर, ये अपभ्रंश का हो गया, ये हमारा संस्कृत का हो गया कर्पूर। फिर उसके बाद कपूर जो आया वो अपभ्रंश में आया यानी प्राकृत पाली वगैरह। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसी का रूप जो परिवर्तित होकर निकलता है वो आता है कपूर। ये हमारे शब्द थे, ये था तद्भव भाषा का। इसमें उदाहरण तो बहुत सारे हैं, वो आपको बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इतना यहाँ पे नहीं कराया जाता। अब इसमें ये चीज समझने की आपको, जो मैंने इसके बारे में इसका इतिहास बताया है, इसका अर्थ आप लोगों को समझाया, उसको समझ जाएंगे, इस अर्थ को समझ जाएंगे तो अपने आप स्वयं ही आप उन शब्दों को पहचान लेंगे। चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार जो आता है हमारा इसी में इतिहास या स्रोत के आधार पर, तीसरा प्रकार आ जाता है हमारा देसी शब्द। ठीक, अब आ जाता है देसी, देसी या देशज, देसी या देशज। देसी कहने से आपको समझ में आ गया होगा, देसी मतलब देश में जन्मा। ठीक है, देश में जन्मा। अब देशज का मतलब क्या होता है, देश प्लस जौ, देश माने तो देश में, जौ का मतलब जन्म, सभी को पता है, देश में जन्मा। जौ माते क्या होता है, जन्मा होता है ना, देश जन्म लेने वाला। ठीक, देश में जन्मा जो शब्द है वो हमारा क्या कहलाता है, देशज कहलाता है। अब इसकी अगर परिभाषा देखें तो वो क्या होगी, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय, अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति अनुसार या आवश्यकता अनुसार, देखिए परिस्थिति, या तो परिस्थिति के अनुसार या तो आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, ये हमारे क्या कहलाए, देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति अनुसार या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। जैसे आपने देखा होगा, हम बोलते हैं थैला। ठीक, थैला, थैला या बैग। ठीक, अब इसमें एक दूसरा आ जाता है, हम बोलते हैं गड़बड़, गड़बड़ घोटाला हो गया। ठीक, गड़बड़, ये कोई वो नहीं है, पर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इसको हमने अपने आवश्यकता अनुसार क्या कर लिया, प्रयोग में लाए इस शब्द को, जो आज प्रचलित हो गया। इसी में हम बोलते हैं पेट,
इसी में बोलते हैं लोटा, ठीक, इसी में बोलते हैं टांग, इसी में बोलते हैं ठेठ, इसी में बोलते हैं ठेस, ठीक। ये शब्द हमारे क्या हैं, देशज हैं, जो आवश्यकता अनुसार हमने अपने लिए प्रयोग में लाए, ठीक। अब दूसरा, अब इसमें आता है चौथा नंबर, चौथे में नंबर में क्या आता है, विदेशी, विदेशी, विदेशी या विदेशी आगत, ठीक। अब आगत मैंने जो स्वर पढ़ा रखे हैं उसमें पहले सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, स्वरों में आ पढ़ाया था, ठीक है, आ, और उसके बाद हम व्यंजन पढ़ते हैं, तो 5 उसमें क्या है, आगत स्वर, आगत व्यंजन है, कौन कौन से, क ख ग ज फ, नुक्ता चिन्ह के साथ। तो वो हमारे उन शब्दों से जो भी शब्द बनेंगे, उन वर्णों से जो भी शब्द बनेंगे नुक्ता चिन्ह वालों से, वो सारे क्या होंगे, हमारे विदेशी होंगे, यानी अरबी फारसी के हैं, ठीक है। विदेश में विदेशज मतलब क्या हो जाता है, विदेशज, विदेशज यानी विदेश में, विदेश में जन्मा, विदेश में जो जन्मा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा विदेशज कहलाता है। अब क्या होता है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य, जो अन्य देशों से लिए गए हैं या उनके संपर्क में आने से हमने जिन्हें ग्रहण कर लिया है, ठीक हो गया। विदेशज को हम इसी तरह से कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं या उनके संपर्क में आने से हमने उन्हें, जिन्हें ग्रहण कर लिया है, वो क्या कहलाते हैं, आपके विदेशज, विदेशज कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें विदेशज में आपने देखे होंगे हिंदी भाषा में फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, सबसे ज्यादा तो अंग्रेजी भाषा के और उर्दू फारसी के ही हैं, ठीक है, पुर्तगाली, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, विदेशी शब्द हो गए, कौन कौन से, फ्रांसीसी, अरबी फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द जो हैं वो हमारे हिंदी में लिए गए हैं, हमारी भाषा में लिए गए हैं, जो कि क्यों, वो हमारे विदेशी कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, विदेशी शब्द हम ये कह सकते हैं कि भाषा, भारत में जितनी बार आक्रमण हुआ, बाह्य आक्रमण हुआ, ठीक है, अन्य देशों से जो व्यापार करने के लिए आए, उनके संपर्क में जब हम लोग आए तो उनके कुछ शब्दों को हमने ग्रहण कर लिया, वो आज भी प्रचलित है, ठीक हो गया। आपने देखा होगा जब पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेजी आते हैं, ब्रिटिश शासन था यहाँ पे, और मुस्लिम साम्राज्य स्थापित था बीच में, तो उसमें अरबी फारसी के आए, ठीक हो गया। इस तरह से जितने यहाँ पर आए, जो लोग बाहर से आते रहे, उनकी भाषा यहाँ पर क्या होगी, प्रचलित होगी, उनके कुछ शब्दों को हमने ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिया, जो आज भी हम प्रयोग में लाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब इसी में क्या हो जाता है, एक आ जाता है हमारा अंतिम जो आता है संकर, संकर। अब देखिए संकर शब्द क्या होता है, इसको सबसे पहले समझिए, दो भिन्न स्रोतों, दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल को, दो भिन्न भाषाओं, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से
बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अब संकर का मतलब क्या है कि दो भिन्न भाषाओं, दो अलग अलग देशों के, दो अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषाएं होंगी उनके कुछ शब्द होंगे, उन दोनों शब्दों को जब हम मिला देंगे तो एक नया शब्द बनकर आएगा, उसको क्या कहते हैं, हमारा संकर शब्द कहते हैं। इसमें जैसे देखेंगे हम छाया प्लस दार, ठीक। अब ये क्या बन जाता है, छायादार। पर आपने इसमें देखा कि छाया प्लस दार है तो छाया संस्कृत का शब्द है, ठीक, संस्कृत का है, और दार जो शब्द है वो किसका है, अरबी फारसी का, ठीक। अरबी फारसी का क्या हो जाता है, हमारा दार हो जाता है अरबी फारसी, यानी मूल रूप से फारसी का ही है। तो छायादार जो संस्कृत प्लस अरबी फारसी से मिलकर बना, ये क्या हो गया हमारा संकर। संकर शब्द क्या निकल के आया हमारा, छायादार, जिसमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से एक नया शब्द हमारा क्या आ रहा है, बनकर आ रहा है। उसी में एक चीज और देखेंगे हम, रेलगाड़ी, ये नाम सुना हमने, रेलगाड़ी। अब देखिए इसमें भी दो अलग अलग भाषाओं के हैं। रेल क्या है, अंग्रेजी का, ये सभी को पता है। रेल शब्द किसका है, अंग्रेजी भाषा का। गाड़ी शब्द क्या है, हिंदी का है। तो हिंदी और अंग्रेजी को दोनों को मिलाया तो हमारा संकर शब्द बनकर आया है रेलगाड़ी, जिसमें ये हमारा क्या हो गया, संकर। ठीक है दोस्तों, ये थे, मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगी आपको जिसमें से आप लोग समझ जाएंगे, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी संकर में एक और हाँ चलिए, संकर वाला एक चीज और रह गई है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था विदेशी भाषा। विदेशी भाषा में मैंने एक चीज और बताई आपको, देखिए आगत स्वर, आगत स्वर हमारा क्या था, आ था, इसके ऊपर चंद्र बिंदु था, आ का उच्चारण होता है जिसका। फिर आगत व्यंजन, ठीक है, ये हमारे आगत व्यंजन जो रहते हैं दोस्तों, क रहता है नुक्ता चिन्ह के साथ, यानी आगे से इसमें एक बिंदु रहेगा, और ख रहेगा, ख में आगे से ऐसे एक चिन्ह रहेगा। गौ है, गौ के आगे से भी एक चिन्ह रहेगा। घ है, क ख ग ज फ, ठीक। अब ये मैंने यहाँ पर क्या लिखे, कुछ वर्ण लिखे क ख ग ज फ, जिसमें से मैंने इनमें देखा होगा हिंदी भाषा में इसको क ख ग ज फ, ये हमारे तो हिंदी भाषा के हो गए। अब देखिए आप विदेशी शब्दों में पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। इसमें मैंने लिखा, यहाँ पे क ख लिखा है, यहाँ पे ग ग लिखा, क ख लिखा है, ठीक हो गया। ये क्या है, नुक्ता चिन्हों के साथ, नुक्ता चिन्हों के साथ, चिन्हों के साथ। इन व्यंजनों को देखना जरा, ये नुक्ता चिन्हों के साथ है। क के आगे बिंदी है, ख के आगे बिंदी है, ग के आगे बिंदी है, ज के आगे बिंदी है, फ के आगे बिंदी है। अब ये शब्द, इन चिन्हों के साथ जो भी शब्द बनेंगे वो सारे हमारे अरबी फारसी के होंगे। ये मान के चलिए कि जो इनके साथ, इन चिन्हों के साथ, अगर बिना चिन्हों के अगर कोई शब्द होंगे क ख ग ज फ से, तो वो हमारे होंगे हिंदी के। लेकिन यही वर्ण के साथ, यही वर्णों से मिलकर कोई शब्द बना होगा, क ख ग ज फ, जो नुक्ता चिन्हों के साथ है, ये हमारे अरबी फारसी यानी विदेशी भाषा के शब्द कहलाएंगे। ये इसकी खास पहचान है। और एक चीज और थी, आ था यहाँ पे, आगत स्वर में क्या था, आ है, आ जो सिंपल होगा वो तो हमारा हिंदी का है, ठीक। आ जो सिंपल है ये हमारा हिंदी का है, लेकिन आ अगर अर्धचंद्र के साथ आता है तो ये हमारा क्या होता है, आगत स्वर होता है, यानी ये विदेशी भाषा का वर्ण है। तो इससे बनने वाला जो शब्द होगा वो हमारा विदेशज शब्द होगा, ठीक। ये मैंने बताया विदेशी शब्दों की कुछ पहचान, जिसमें मैंने आपको आज इतिहास या स्रोत के आधार पर पढ़ाया। उसमें क्या पढ़ाया, 5 प्रकार के हुए, तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, देसी हुआ, विदेशी हुआ, संकर हुआ। उसमें से मैंने तत्सम वाला इंपॉर्टेंट था, तत्सम के बारे में पहचान बताई आपको किस तरह से करनी है। तद्भव आपको पता है हिंदी के शब्द है। फिर बाकी आपका देशज आपको पता है, जो लोकल कुछ शब्द थे जिनको प्रभाव के कारण हमने अपनी स्वेच्छानुसार, अपने सहूलियत के हिसाब से प्रयोग में ला गए, जो आज भी
प्रचलित हो रहे हैं उसी रूप में। और तीसरा था हमारा जो विदेशी है, वो जरा समझने की चीज़ है उसमें उसमें मैंने बता दिया, एक आपको नुक्ता चिन्हों का ध्यान देना है आपको। ठीक हो गया। नुक्ता चिन्ह जिन शब्दों में रहेगा वो आपके अरबी फारसी के अन्य भाषा के होंगे। फिर आ गया संकर शब्द। संकर शब्द में आपको पता ही है कि दो शब्दों से मिलकर वो बनेगा, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से। ठीक है, ये था मेरा आज इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द रचना। इसी में मैं अगली वीडियो लेके आऊंगी शब्द रचना जो हमारे प्रयोग के आधार पर है और अर्थ के आधार पर है, रूप रचना के आधार पर है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।